अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शेख वहीद अहमद एडवोकेट और एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं अपने प्रोग्राम लाइव लाइव के साथ। अपने सुनने वालों को मैं बता सकूं कि हमारा ये प्रोग्राम अपने टाइमलाइन पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा प्रोग्राम पहुंच सके और सब लोग हमें देख सकें। वैसे तो ये ख़ास प्रोग्राम सिर्फ अहमदुल्लामा के लिए ही हम करते हैं, लेकिन हमारे अहमदुल्लामा के शहरी दूर दराज के इलाकों में भी मुकीम है और कुछ बैरून ममालिक में भी मौजूद हैं। उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा प्रोग्राम जो है, हमारे खसूसी मेहमान हैं उसमें जनाब राव रिजवान गुलजार साहब हैं, जो कि सदर हैं टीम एपीएल यूथ के, जो कि हमारे शहर की एक नई नौजवानों की पॉलिटिकल टीम उभरी है। और साथ ही हमारा साथ देंगे अब्दुल कदीर खालदी साहब, जो कि इस टीम के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो नाजरीन, हम मजदूरों के इस देश में, मजदूरों के इस शहर में, जिन्हें सूरज के निकलने का तो पता चलता है लेकिन मेहनत मुशक्कत में मगन हम लोगों को सूरज के ढलने का पता नहीं चलता। इतनी मेहनत और अनथक मुशक्कत के बावजूद दो वक्त की रोटी ही हम अपने बच्चों को दे पाते हैं। हम लोग कहाँ मंशूर के चक्कर में उलझ सकते हैं। मंशूर के चक्कर में हम लोग मंशूर की बुनियाद पर कैसे हम अहमद उल्लमा के हुक्मरान चुन लें। ये वो एक बुनियादी वजह है कि अहमद उल्लमा की तकदीर बदलने का नाम ही नहीं ले रही। ना इल्म होगा, ना अच्छे बुरे में फ़र्क पता चलेगा। हाँ, बस इंतखाबात के दिनों में जहाँ ज़्यादा खाने-पीने का सिलसिला चल रहा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वोट भी उसी का हो जाएगा। इंतहाई अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 प्लेट चावल, 2 रोटी कोरमा के साथ मिल जाना ही वोट देने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। भूख के बदले वोट माँगते हैं, कैसे ज़ालिम लोग हैं ये। लेकिन टीम एपीएल यूथ के अहमद उल्लमा में नुमायाँ होने के बाद हालात व वाक़यात अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अहमद उल्लमा का वोटर अब अपना वोट एक वक़्त के खाने में नहीं बेचेगा, बल्कि अब मुकद्दर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करेगा। तो हम वेलकम करते हैं हमारे एपीएल यूथ टीम के सदर राव रिजवान गुलजार साहब को। थैंक अस्सलाम यू वेरी वालेकुम मच। रिजवान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेख साहब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है जी, ठीक ठाक हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम बहुत में बहुत वेलकम कहते शुक्रिया। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने एपीएल यूथ टीम को जो आपने हौसला अफजाई की है उनकी हमें मदऊ करके एपीएल यूथ टीम को, तो हम आपको बहुत बहुत जो है ना वो शुक्रिया अदा करते हैं आपका। थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी मच। मच। रिजवान साहब, हमारे इस प्रोग्राम का जैसा कि आपको पता ही है कि अहमद उल्लमा के हवाले से ही हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारे पास इस प्रोग्राम में कुछ सवालात पूछे जाते हैं। तो हम अपने पहले जी जी सवाल की जी। तरफ बढ़ते हैं कि क्या आपका ताल्लुक किसी सियासी खानदान से है? हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा। सबसे पहले तो शेख साहब मैं थोड़ा सा आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं एक इंट्रोडक्शन करा दूँ अपना, तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर की तरफ जो है ना वो इस स्टार्ट कर क्वेश्चन लेंगे। का आंसर कर दीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे आपके बारे में भी सवालात करता हूँ। सर मेरा किसी भी सियासी खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर सियासत की तरफ उठाए जाने वाले इकदामात ये कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ? सर वही बात है कि आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि 2010 में आप जानते हैं जब हम अर्रहमान मॉडल हाई स्कूल से निकले, मतलब कि उसके बाद हमारा जब 2010 में एक सेशन हुआ मेरा, आपका और अब्दुल कदीर खालती का, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन की कि किस तरीके से हम यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले गरीब, बेरोज़गार जो हमारे नौजवान हैं और उसके अलावा गरीब नादार लोग हैं, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि एक हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें हम लोग मंथली कुछ थोड़ी सी फंडिंग करेंगे रहमानियंस की। मतलब रहमान मॉडल हाई स्कूल के जो हमारे लड़के थे जो यहाँ से पढ़ के निकले और अच्छी पोस्ट पे अच्छी पोजीशन पे चले गए, तो वो उसमें कुछ फंडिंग देंगे, उससे जो भी चंदा इकट्ठा होगा वो हम गरीब लोगों को, बेवा औरतों की हेल्प करेंगे, उससे हम किसी यतीम बच्चे की जो एजुकेशन अपनी नहीं कंटिन्यू कर सकता उसके लिए हम कुछ पैसे देंगे। उसके अलावा मतलब कि हम किसी की मेडिसिन का, यानी कि कोई भी फलाही काम है उसके हम बंदोबस्त करेंगे उसका। तो ये थोड़ा जी, सा जी, कंटिन्यू रहा, उसके बाद जी। कुछ आपकी तरफ से, कुछ मेरी तरफ से, कुछ अब्दुल कदीर खालती की तरफ से, मतलब थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या हम नहीं चल सके, उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। मतलब 1-2 महीना तो हमने चलाया, उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर सके। उसके बाद अभी रिसेंट हमारा 2020 में हम लोगों ने स्टार्ट दिया दोबारा से, इस प्लेटफॉर्म को हमने एक्टिव किया एपीएल यूथ ऑर्गेनाइजेशन रिजवान की तौर पे। रिजवान साहब, ठीक है। यहाँ पर आपके कैमरामैन से गुजारिश है कि जरा ये अपना कैमरा जरा ठीक कर लें ताकि व्यूअर्स आपको ठीक तरह से देख सके। जी 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 जी। अफजल, ये थोड़ा सा सेट करना है इसको, कैमरे को। तब तक हम अब्दुल कदीर साहब से बात करना चाहेंगे। अब्दुल कदीर साहब, आप अपना तारुफ करवा दीजिएगा।
जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहीद भाई। सर मेरा आपसे भी वही सवाल है कि क्या आपका ताल्लुक जो है किसी सियासी खानदान से है? सर थोड़ा-सा मसला हो रहा है हियरिंग में। हेलो। सर आपको स्क्रीन पर मेरा सवाल नजर आ रहा होगा, क्या आपका ताल्लुक सियासी खानदान से है? हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा वहीद भाई। क्या आपका ताल्लुक सियासी खानदान से है? शायद कनेक्टिविटी का कोई मसला हो रहा है मेरे पास। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बोलें। शायद मेरी तरफ से कोई मसला आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू वेरी आपने मच। हमें मौका फ़राहम किया कि अहमद पुल्लम्मा की आवाम तक अपना मंशूर और मौक़िफ़ जो है पेश करें। तो उसके अलावा अब्दुल कदीर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अब्दुल करीम साहब मिलते हैं जैसे रिजवान तो साहब हैं, से। रिजवान साहब मैं वो मैं वापस। अपनी मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। तो जी जी एपीएल बिल्कुल। यूथ का प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उसमें आप हमारे साथ आए। उसमें हमारा पहले गैर सियासी मतलब के तौर पे हमने कहा कि हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं। उसमें हमने गरीब लोगों की मदद भी की, उसमें हमने किले के कचरे की सफाई भी करवाई, उसमें हमने जो 6 सितंबर के हवाले से प्रोग्राम था वो भी करवाया, अदबी महफिल भी करवाई। उसके अलावा से 14 अगस्त का प्रोग्राम भी हमने करवाया, और ट्रांसफार्मर के लिए जो हम कर सकते थे, किसी के गली मोहल्ले का खराब था, वो भी हमने करवाया। तो मतलब इस तरह के छोटे छोटे काम हम करते रहे। शजरकारी मुहिम भी हमने की, आपके साथ मिलके ही की। और अगर किसी का गली का कोई मसला था वो भी हम साथ मिलके गए, और हमने वहां पे जाके इस मसले के हल के लिए काम किया। तो फिर हमने ये सोचा कि जब सारे काम हम लोगों ने ही करने हैं, और मतलब कि हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे, तो क्यों ना हमारे जैसे नौजवान जो पढ़े लिखे और बाशऊर नौजवान हैं और गरीबों की हेल्प करना चाहते हैं और जज्बा भी रखते हैं, तो वो क्यों ना पॉलिटिक्स में भी आए। कि हमारे महदूद वसाइल हैं, हम लोग कोई इतना ज़्यादा कमाने वाले लोग हमारे साथ नहीं है एपीएल यूथ में। तो जाहिर है जब आपके वसाइल गवर्नमेंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप इलेक्ट होके ही करेंगे। तो क्यों ना हम एपीएल यूथ टीम जो अवाम की खिदमत का जज्बा रखती है वो इलेक्ट हो, और अपने इक़्तिदार में आके जो गवर्नमेंट के वसाइल हैं उनको यूटिलाइज करते हुए अवाम की खिदमत करें। सही तो बिल्कुल। मतलब हमारा मंशूर यही है, हमारा मंशूर यही है कि जो गवर्नमेंट के वसाइल हैं, जो हमारे टैक्स का पैसा है जो इकट्ठा हो रहा है, तो वो हमारे ऊपर ही लगना चाहिए। और वो तब लगेगा जब कोई ईमानदार लोग साहिब इक़्तिदार आएंगे और ऊपर के प्लेटफॉर्म पे आके वो लोग ईमानदारी से इसको यूज करेंगे बजट को, तो जाहिर सी बात है फिर ही जाके काम होंगे। तो यही काम, यही मंशूर लेके हम लोग पॉलिटिक्स में आने का सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जी, तो कदीर साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी अब्दुल कदीर साहब, आप बताइएगा, क्या आपका ताल्लुक किसी सियासी खानदान से है? मुझसे पूछ रहे हैं वहीद भाई? जी जी। बिल्कुल, बेसिकली तो मेरा सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। सही, माशाल्लाह। तो क्या एपीएल यूथ टीम को भी जमात इस्लामी की कोई सपोर्ट हासिल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं है, लेकिन हम नज़रियाती तौर के ऊपर तो जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एपीएल रिजवान भाई। यूथ का ताल्लुक जमात इस्लामी के साथ बिल्कुल नहीं है। जी 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 क्या जी। ये ये जमात इस्लामी की शबाब मिली, जो जैसे एक दफा जिक्र हुआ पहले कहीं बनी थी शबाब मिली, क्या ये उसकी कोई ब्रांच है या उसकी कोई टीम ए टीम बी है? इस बारे में इसका जरा आंसर मैं वजाहत कर देता फरमा। हूँ शेख साहब, इसका आंसर मैं कर देता हूँ शेख साहब, कि देखें शबाब मिली और जमात इस्लामी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो नेशनली काम कर रही है, और एपीएल यूथ वो पार्टी है जो सिर्फ अपने एक अहमद पुल्लम्मा तक महदूद है और अहमद पुल्लम्मा की सियासत करना चाह रही है। तो जमात इस्लामी को हमारा वोट तब जाता है जब वो नेशनली वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, और अगर लोकली वो करना चाहेंगे यहाँ पे हमारे साथ मिलके हमारे पैनल पे आके अगर करेंगे तो हमारे साथ हम उनका साथ देंगे। अदरवाइज हम अपने पैनल को बनाए इसलिए रहे हैं कि ये जो जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे हटके हम अहमद पुल्लम्मा में नौजवान जो है उनको शऊर दें कि वो अपने मसाइल के हल के लिए खुद से काम करें और खुद से ऊपर आए। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो नजरियाती वोट है वो जमात इस्लामी का है, लेकिन वो नेशनल जमात के तौर पे।
लेकिन अगर आप लोकली उसको अहमदपुर की हद तक देखें तो जाहिर सी बात है हम एपीएल यूथ के प्लेटफॉर्म से होंगे और एपीएल यूथ के प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करेंगे और हम नौजवानों में यही शऊर देना चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें और हमारे साथ चलें, पढ़े लिखे बाशऊर जो नौजवान है वो ऊपर आए, अपना जो उनकी पावर है, जो उनका जो पैसा है वो सही जगह पे लगे और सही तरीके से लगे। मतलब जो नौजवान है वो काम कर सकते हैं, वो जज्बा भी रखते हैं और कर भी रहे हैं, तो क्यों ना वो इलेक्ट होके वो खुद से अपने काम करवाएं। चलें, मैं उम्मीद अब करता हूँ आंसर हो गया होगा। दूसरे सवाल की साइड पे आता हूँ कि आपका एजुकेशनल कैरियर जो है वो जी क्या जी। था? आपको एजुकेशन में क्या मसाइल हुए? इस बारे में बताइएगा, किसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया आपके एजुकेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आजकल मतलब कि जिस टाइम पे हम लोगों ने मैट्रिक वहाँ से की, उस टाइम पे आपको भी पता है 2006 में कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी और कैरियर काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा जो है ना वो फैक्टर था कि हमें समझ नहीं आ रही होती थी कि हमने अपनी फील्ड क्या ज्वाइन करनी है। तो 2006 में आप मेरे स्टूडेंट, आप मेरे क्लास फेलो ही रहे हैं, मतलब कि अरमान मॉडल हाई स्कूल से केजी क्लास से लेके और 8 तक हमने वहाँ से किया। अरमान मॉडल हाई स्कूल से सर मेहदी साहब जो हमारे बहुत अच्छे टीचर थे, जो मेरा मेंटोर भी हैं वो, और उन्होंने मेरे कैरियर में बहुत जो ज़्यादा हेल्प की है। उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में आए, वहाँ से मैट्रिक की मैंने आपके साथ ही। आप मेरे क्लास फेलो रहे और उसके बाद फिर जब इंटर की बारी आई तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जाके आपको फील्ड डिसाइड करने में थोड़ा सा मसला आता है, तो वो मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने एफएससी में एडमिशन लिया और एफएससी जो फर्स्ट ईयर थी उसमें मैं फेल हुआ, मुझे 4 कंपार्ट लगी, उसके बाद मुझे वो छोड़ना पड़ा और वहीं से मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट कर लिया लगता है था। कि ये हेलो। अहमदपुर लमा में भी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत कमी रही है, जी जी बिल्कुल रही है और अब हमने का कोशिश सामना की है कि हमारे जो छोटे करना भाई हैं, पड़ता है। हमारे मोहल्लेदार हैं, उनको हम थोड़ी सी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दें। तो मतलब हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम किसी न किसी हद तक उसके लोगों की कैरियर काउंसलिंग जो हमारी एक्सेस में है उनकी कर सकें। लेकिन हमारे साथ ये नहीं था कि हमें नहीं पता चलता था कि अपना कैरियर कैसे डिसाइड करना है। तो मैट्रिक मैट्रिक के बाद मैंने इंटर जो है वो प्राइवेट की और इंटर के फौरन बाद मैंने फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। वहीं पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और डिस्ट्रीब्यूशन में मैं असिस्टेंट के तौर पे वहाँ पे रहा। डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उसमें 2012 में मैंने ज्वाइन कर लिया था। वहीं पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन प्राइवेट कंप्लीट की और वहीं पे मैंने अपना एमबीए भी कंप्लीट किया। तो मेरे वहाँ के जो बॉसेस थे मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, उन्होंने मेरे करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मतलब कि मैं मेरा करियर कैसे मैंने करना है, क्या एजुकेशन होनी चाहिए और उसकी क्या मेरी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, मतलब कि जो भी सारी चीज़ें थी वो वहाँ के जो मेरे बॉसेस थे तो उन लोगों ने बहुत हेल्प की। उनमें मोहसिन अनवर चौधरी साहब हैं, राना शहजाद साहब हैं, खलील साहब हैं, आमिर जमील साहब हैं, मलिक रेहान साहब हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी कैरियर काउंसलिंग की और मुझे समझाया, मुझे एक ट्रैक पे डाला और मैं डिस्ट्रीब्यूशन असिस्टेंट से फिर अब 2019 में डिस्ट्रिक्ट सेल मैनेजर पे प्रमोट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी में डिस्ट्रिक्ट सेल मैनेजर के ओहदे पे काम कर रहा हूँ। तो मतलब ये कैरियर बनाना बहुत मुश्किल है कि आप, अगर मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा तो ये कोई आसान मतलब की स्टोरी नहीं है, ये बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, तकरीबन को 10 साल की। तो 10 साल का अरसा वो जैसे गुजरा और जो मेहनत मैंने की और जो मेरे सीनियर्स ने मेरे ऊपर मेहनत की और जो मेरे वालदैन की दुआएं थी, मेरे बहन भाइयों की दुआएं थी, मेरे दोस्तों की दुआएं थी, अल्लाह पाक का बड़ा फजलो करम है कि मैं आज मतलब कि इस मुकाम पे हूँ। तो हर बंदे को ये नसीब नहीं होता, मतलब कि अगर कोई मैट्रिक के बाद उसको अपनी फील्ड डिसाइड करने में थोड़ा सा परेशानी आ जाए तो वो शायद फिर हिम्मत हार देता है और वो आगे नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम था कि मुझे मेरे सीनियर्स मिले, उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी और मैं इस मुकाम तक पहुंचा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे इलाके के जो नौजवान हैं अहमदपुर के, वो भी किसी अच्छी फील्ड तक पहुंचे। तो जाहिर सी बात है उनको उनके कैरियर के हवाले से, उनके रोजगार के हवाले से, उनकी फील्ड की चॉइस के हवाले से, वो मतलब हम जैसे लोग जो मतलब कि इस सारे सिनेरियो से गुजर के आ गया है मैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नौजवानों को इस तरह किसी दलदल में घुसने ना दें और उनको क्लियर अवेयरनेस दें कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेसेस क्या है। तो उनको क्लियर मतलब कि आपको प्रोवाइड करनी चाहिए गाइडलाइन। जी शेख साहब। हेलो।
हेलो वहीद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। डिस्कनेक्ट हो गया।
जैसे हम वहाँ कवरेज नहीं दे पा रहे क्योंकि अहमदपुर लम्बा में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। रिजवान साहब, आप अगर इलेक्शन जीत जाएं तो सबसे पहले ये मसला हल करवाइएगा, क्योंकि इससे हमारे लाइव प्रोग्राम चलने में भी दिक्कत पेश आती है और हमारे स्टूडेंट्स को भी कई मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहले जल्दी अभी मेरे हम ख्याल से काफी टाइम बढ़ते वेस्ट हो हैं चुका अपने है, प्रोग्राम को जल्दी हम कंटिन्यू पढ़ते हैं। जी जी करते हैं। जी। जी जी जी। तो काइंडली आप ये बता दें कि अहमदपुर लम्मा यूथ एपीएल यूथ टीम जो है ये क्यों मार्ज़े वजूद में आई? सर जैसा कि मैं पहले भी इस पर जरा रिक्वेस्ट कर रोशनी चुका डालें, हूँ, हमारे व्यूअर्स को जरा पता चल सके कि सबसे पहले एपीएल यूथ टीम वही क्यों मार्ज़े वजूद में आई। जी, मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जैसे एपीएल यूथ टीम का हम पहले भी डिसाइड करते रहे किस तरीके से हम अहमदपुर लम्बे की खिदमत कर सकते हैं, हम नौजवान। तो उसमें आप मेरे पार्टनर भी रहे हैं और हमने फिर ये सोचा कि एक ऐसी टीम नौजवानों की होनी चाहिए जो अहमदपुर लम्बे के छोटे-छोटे मसाइल हल कर सके। तो मसाइल के हल के लिए अहमदपुर लम्बे की टीम मर्ज़ वजूद में आई और उसमें मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमने छोटे-छोटे काम करना शुरू किए, जिनमें शजरकारी थी, जिनमें हमारे जो ग्राउंड कचरे की सफाई थी, ग्राउंड के हवाले से मतलब कि जो हमारी कोशिशें थी वो थी। हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो गर्ल्स कॉलेज है। मतलब अगर मैं कभी ज़िंदगी में ये काम कर सका कि अहमदपुर लम्बे में मैं गर्ल्स कॉलेज बनवा सका, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात होगी और ये मेरा ख्वाब है कि मैं अहमदपुर लम्बे में मतलब कि एक गर्ल्स कॉलेज बनाऊँ, क्योंकि हम सब भाई बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। तो हमारी बहनें और बेटियाँ जो सादकाबाद पढ़ने के लिए जाती हैं, उनकी बड़ी टेंशन होती है हमें कि वैन का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, मतलब कि जो साहिब हैसियत हैं वो भी शायद बड़ी मुश्किल से करते हों कि आजकल महंगाई के दौर में। तो गर्ल्स कॉलेज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट करके रहूँगा बाय हुक और बाय क्रूक। सेकंड नंबर पे फिर मतलब कि जैसे हम एपीएल यूथ के मार्ज़ वजूद का पूछ रहे थे, तो मतलब यही था कि एक मुनज़्ज़म तंज़ीम हो जो अहमदपुर लम्मा की फ़लाह बहबूद के लिए काम करे, नॉन पॉलिटिकल तौर पे। और इसके लिए हम पॉलिटिशियंस के पास भी गए, ग्राउंड लिया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो भी गया है, मेरे ख्याल से वो हो जाएगा। हसन अनवर साहब की मेहरबानी है जिन्होंने दिया। और उसके अलावा कचरे की सफाई जो किले की हमने करवाई, शजरकारी मुहिम, ट्रांसफार्मर के छोटे-मोटे इश्यूज़, एसी के पास जाना, मतलब अगर कहीं पे टफ़टाइल का इश्यू है, कोई भी इश्यू है, उसके लिए हम गए। 6 सितंबर के प्रोग्राम, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स, मतलब इस तरह के छोटे प्रोग्राम हम करते रहे। तो मतलब और ये इसीलिए एपीएल यूथ टीम मार्ज़ वजूद में आई थी, तो स्ट्रेंथ बढ़ती गई, हमारी पॉपुलैरिटी में इज़ाफ़ा हुआ। तो फिर एक मुद्दे पे आके हमने सोचा कि जब पॉलिटिशियंस मतलब कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं जा रहे और वो प्रोजेक्ट्स करते ही नहीं हैं, तो मतलब एक अहमदपुर लम्बे की मुनज़्ज़म जमात, जो नौजवानों की जमात हो, वो पॉलिटिकली तौर पे आगे निकले और अपने शहर की भलाई के लिए काम करे। जैसे कि प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज है, हेल्थ मतलब कि अपग्रेड होना चाहिए। जैसे हमारा बॉयज़ हाई स्कूल है, वो हायर सेकेंडरी तक जाना चाहिए, मतलब ये एक शॉर्ट टर्म मतलब कि इसका है। और इसके अलावा हमारे पास कोई कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। रोज़गार के लिए हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ पे शुगर मिल इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे कोई 6 महीने के बजाय साल, 1.5 साल, 2 साल के डिप्लोमास होने चाहिए जो हमारे नौजवानों को करवाए जाएँ और जिससे वो बेहतर रोज़गार मतलब कि उनको हासिल हो सके। और वो तब कब होगा जब हमारी यहाँ की क़यादत स्ट्रॉन्ग होगी और उनका विज़न क्लियर होगा कि हमने क्या करना है। तो सेहत, तालीम और रोज़गार, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं। और इनको कब पूरा करेगा? जब यहाँ पे कोई ईमानदार लोग आएँगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, मसाइल को समझते होंगे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते होंगे और हर बंदे की हर वक्त एक्सेस में होंगे। तो वो कौन लोग हैं? वो हम जैसे ही नौजवान हैं, मतलब आप हैं, मैं हूँ और मुझ जैसे जो मेरी टीम के मेंबर्स हैं वो हैं। तो जाहिर सी बात है, जो मेन हमारा एजेंडा है वो यही है कि तालीम और रोज़गार, कि किसी भी बंदे की जो फैमिली है वो भूखी ना सोए। और वो भूखी कब सोती है? जब जाहिर सी बात है उसके पास रोज़गार नहीं होता, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और आजकल महंगाई का दौर है। तो हमारा यही होगा कि यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कुछ साल से 1.5 साल या 2 साल का डिप्लोमा करवाएँ, जिससे हुनरमंद हम अफराद पैदा करें। और मैट्रिक के बाद होने चाहिए वो, कुछ एफएससी के बाद भी होने चाहिए, उनमें थोड़ा-सा मेरिट कम होना चाहिए क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है। 80 टू 90% लोग जो हैं वो 80 टू 90% नंबर्स लेके लोग ऊपर के मतलब कि वो जाते हैं, अप्रेंटिस करते हैं। तो वो थोड़ा-सा मेरिट हमारे लिए लो हो या हम उनको पैसे मतलब कि वो हमें बेशक ना दें लेकिन हमारा डिप्लोमा करवा दें, जैसे वो 6 महीने का एफएससी करवा रही है, तो इस तरह का साल, 1.5 साल या 2 साल का हो और वो मिडल ईस्ट में भी एडजस्ट हो सकते हैं, पाकिस्तान की दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी वो एडजस्ट हो सकते हैं, वो रोज़गार कर सकते हैं अपना, मतलब हुनरमंद बन के। तो इसके अलावा अपना कचरे का अहमदपुर लम्बे में बहुत बड़ा मसला है। आपको पता ही है कि हर गली में कचरा, हर मोहल्ले में कचरा, मतलब इसकी सफाई का अभी तक कोई ऐसा मुझे कोई मॉडल नज़र नहीं आया
कि हमारे पास वही गधा गाड़ियां चल रही हैं पुरानी, किसी ने आज तक उसके लिए आवाज नहीं उठाई कि यार कोई रक्षा ही दे दो हमें, मतलब कि थोड़ा म्यूनिसिपल सा कमेटी का यहाँ पे रक्षा हो। जी जी चलें जी 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 हम शेख अपने साहब। अगले सवाल की तरफ आते हैं। शुरू जी में शुरू में आपका झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ था। यहाँ पे जी सुनने में जी ये आया, मतलब आवाम यहाँ की जो है जी वो ये कह रही थी कि आपका झुकाव है पीपल्स पार्टी की तरफ। इस बात में जी जी कितनी की सच्चाई है? और सबसे ज्यादा मुलाकातें भी आपने मियां हसन अनवर शेख साहब के साथ की हैं, तो जी। उसके बारे में पब्लिक को बताएं कि जरा मियां हसन अनवर शेख साहब से ज्यादा मुलाकातें क्यों हो रही थी, हालांकि शहर जी में और सर, भी सियासी कायदीन मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको क्वेश्चन वैलिड है, मतलब कि उसकी रीज़न सबसे बड़ी तो ये थी कि जब एपीएल यूथ ने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले हमें कॉल आई मियां हसन अनवर साहब की, और मियां हसन अनवर साहब ने हमें कहा कि मखदूम उस्मान महमूद के साथ आपकी मीटिंग रखवाता हूँ, आप अपने अहमद उलमा के जो मसाइल हैं वो आप हमें बताएं। हमारी पहली ही मुलाकात में हमने मियां हसन अनवर साहब को कहा था, सर पॉलिटिकली हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इरादा रखते हैं इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इलेक्शन में मतलब कि अपने कैंडिडेट्स देंगे। तो हमारा ये विजन था उस वक्त भी, हमने हसन अनवर साहब को भी और उस्मान महमूद साहब को भी ये क्लियर कर दी थी बात। तो उस्मान महमूद साहब ने हमें कहा था आप अपने मसाइल हमें बताएं जो अहमद उलम्मा के हैं, उनको आप मतलब के राइट डाउन कर दें, हम उसके हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने उनको वही गर्ल्स कॉलेज वाली बात की थी और बॉयज़ कॉलेज की बात की थी, पार्क की बात की थी, ग्राउंड की बात की थी, सेहत के हवाले से हमने अपग्रेडेशन की बात की थी कि आरएचसी है उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा मशीन नहीं है, डिजिटल अल्ट्रासाउंड नहीं है, डिलीवरी अगर 24 आवर्स मतलब कोई केसेस आते हैं तो वो नहीं कर सकते हैंडल, इमरजेंसी केसेस हैंडल नहीं कर सकते, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें होनी चाहिए। तो उसमें ग्राउंड अपनी जेब से मियां हसन अनवर साहब ने अनाउंस कर दिया था कि मैं दे दूंगा, और उसमें उन्होंने हमें डंपिंग पॉइंट का भी कहा था कि कचरे के हवाले से मैं डंपिंग पॉइंट दे दूंगा, और उन्होंने रक्षे का भी कहा था कि मैं लोडर रक्षे भी दे दूंगा, जिसमें से ग्राउंड किसी हद तक मुझे लगता है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी मतलब ग्राउंड के हवाले से हमारी उनके साथ मीटिंग्स रही, और मतलब गर्ल्स कॉलेज के हवाले से उनके साथ मीटिंग रही, लेकिन वो कोई गर्ल्स कॉलेज वाली सक्सेसफुल ना रह सकी, डंपिंग पॉइंट भी हमें नहीं मिला और हमें लोडर रक्षे भी नहीं मिले। हमें एक ग्राउंड का मतलब कि वो हुआ था कि ग्राउंड शायद वो कंप्लीट हो जाए बहुत जल्द, क्योंकि वो जमीन भी है उस पर काम भी जारी है। तो इसी हवाले से हमारी उनके साथ मीटिंग्स रही, और उसके बाद हमने खुद ही हसन अनवर साहब को कई दफा ग्राउंड के ओपनली बारे भी। में तो सुनने में ये आया है कि वहां पर ऐसी जी 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 ग्रास जी तो ग्रास तो लगवा दिया उन्होंने वहां पर। जी जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि ग्राउंड तो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, मैंने वही बात की, लेकिन उसके अलावा हमें कोई सिर्फ भी आपके चीज हैंड ओवर करने नहीं। की बात रह गई है, बाकी तो ग्रास वगैरह तो उन्होंने, काम तो मुकम्मल हो गया तकरीबन उनके मैंने भी मुताबिक। वही कहा, मैंने भी वही कहा कि ग्राउंड एक मिल गया, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आप अपनी जेब से क्यों अनाउंस करते हैं, जब गवर्नमेंट ने बजट रखा हुआ है, गवर्नमेंट के करने वाले काम है, मतलब लोडर रक्षा आप जेब से क्यों अनाउंस करते हैं? गवर्नमेंट का बजट है, टैक्स लेती है वो, हमारा बल्दिया का महकमा है वो हमें लोडर रक्षे दे, प्रोवाइड करे, म्यूनसिपल कमेटी के वो डंपिंग पॉइंट हमें प्रोवाइड करे, वो कचरे की सफाई के हवाले से अपना अमला पूरा करे, जो मतलब कि हम तो टैक्स दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट उसको पूरा करे। हाँ, जो और अगर अनाउंस, ग्राउंड, वो रिक्शा अनाउंस जो हुआ है वो नजर नहीं आया अभी तक। जाहिर सी बात है ग्राउंड डंपिंग तो फिर पॉइंट भी भी नहीं नजर हुआ, आ रहा है कि वहां पे काम हुआ है। डंपिंग पॉइंट भी नहीं हुआ। और उसके मुझे अलावा दूर तक देने वाली जो है मंतक, ये समझ में नहीं आ रही। इस पे जी जी आप जी, आपकी सियासी तो बसीरत क्या मैं कहती है? मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो मुलाकातें हुई 2 से 3, उसमें स्टार्ट लिया था मियां हसन अनवर साहब ने, जिन्होंने हमें कॉल की, बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें आज तक कॉल नहीं की। इवन हमारे प्रोग्राम्स पे हमने अगर उन्हें बुलाया तो तब भी वो नहीं आए, मतलब कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके घर भी गए, हम उनको कॉल भी की 6 सितंबर के प्रोग्राम पे, 14 अगस्त के प्रोग्राम पे, लेकिन कोई नहीं आया। और इसके अलावा भी हमने 1-2 प्रोजेक्ट्स के हवाले से उनसे बात की, तो किसी ने भी कोई हमारे बैकअप पे मतलब कि कोई सपोर्ट नहीं की। और मेन रीजन भी यही है हमारी अलहदगी की और अपना एक पैनल देने की, कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाके मतलब कि वो क्यों कहें कि ये काम आप करवाओ, जब इक्तदार हमारे पास होगा, जब पावर हमारे पास होगी, जब बजट हमारे पास होगा, तो हम जो बेहतर समझते होंगे, जिस बेहतर यूटिलाइजेशन उसकी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हम उनसे अलहदगी इख्तियार की है कि हम हर काम के लिए उन्हीं के पास क्यों जाएं। हमारा अपना एक एजेंडा है, हमारा अपना मंशूर है, हम खिदमत का जज्बा रखते हैं, तो अवाम हमारे ऊपर ट्रस्ट करे। एक दफा अवाम हमें मतलब कि इक्तदार दे के तो देखे ना, या अवाम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो खुद ऊपर उठे, हम उनके बैक पे उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब हम उन्हीं पॉलिटिकल लोगों को जो 3 से 4 खानदान है उनके पीछे क्यों लगे हुए हैं? मतलब हर बंदा जो यहाँ पे अहमद पुलमे का शहरी है वो बचपन से यही देखता आ रहा है कि 3 से 4 खानदान जो है उनके पास इक्तदार रहता है।
तो इक़्तिदार क्या वही ले सकते हैं या खिदमत वही कर सकते हैं? खिदमत आप भी अच्छी कर सकते हो, मैं भी अच्छी कर सकता हूँ, या कोई और भी अच्छी कर सकता है। तो खिदमत का जज्बा तो सब में है ना। तो मतलब इनका हक भी बनता है कि वो नया कोई नए लोग आए, नए लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो आए, बाशऊर लोग आए, ईमानदार लोग आए, वो आके क़यामत कुल की खिदमत करें। जी शेख साहब। हेलो। चलें, आप इस वक्त शहर के रजिस्टर्ड वोटर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं कि शहर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद क्या है? सर जो मेरी इतला के मुताबिक है, मतलब मैं शायद किसी जगह पे रॉन्ग भी हूँ, तो 13 से 14 हज़ार हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और 9 से 10 हज़ार जो है वोट कास्ट होता है। तो मतलब यही है कि 3300 से 3500 वाला विन करता है। तो यही है कि हमारे तकरीबन को 13 से 14 हज़ार होंगे रजिस्टर्ड वोटर्स। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। आपकी टीम शुरू में गैर सियासी थी, फिर अचानक सियासी क्यों हो गई? मैं ये मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन में आंसर कर चुका हूँ। शहर की अक्सरियत जो है ना वो इस बारे में पूछती रहती है हमसे बाहर विदाउट जी प्रोग्राम भी, और अक्सर जगह पर डिस्कशन भी इसकी हो रही होती है। इस पे जरा जी आप जी अच्छे तरीके से वजाहत फरमाएं। जी। मैं पिछले आंसर मतलब कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया उसमें मैं डिटेल से ब्रीफ कर चुका हूँ कि हमने स्टार्ट में नॉन पॉलिटिकल स्टार्ट लिया वेलफेयर के तौर पे कि हम सिर्फ वेलफेयर का काम करेंगे। तो इसकी एक मेरे दोस्त ने मतलब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद मशहूरी थे, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि अब्दुल सत्तार ईदी जो थे वो मतलब वेलफेयर में बहुत बड़ा नाम थे और वो पॉलिटिक्स नहीं करते थे। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब वेलफेयर में उन जैसा कोई मतलब कि दुनिया में उनका नाम है, उन जैसा कोई शायद ही कोई हो कि मतलब वेलफेयर के लिए करता हो। तो लेकिन जो बात है कि वो वेलफेयर में अगर रहे तो उन्होंने किसी गरीब बेवा औरत की मदद की, यतीम बच्चों के लिए मतलब ऑर्फन होम बनाया, और उसके अलावा मतलब कोई यतीम बच्चों की कफालत कर ली, और कोई प्रोजेक्ट्स इमरजेंसी के मतलब के स्टार्ट कर दिए, एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट कर दी, ये काम किया। लेकिन कराची जब पानी में डूबा हुआ था तो वो काम किसका था? पॉलिटिकल लोगों का था कि वो डेवलपमेंट के लिए वहां पे काम करते, सीवरेज सिस्टम नहीं दिया। तो अगर अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में भी होते तो वो गवर्नमेंट को फंड को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके कराची को बहुत कुछ दे सकते थे। कराची को वो यूनिवर्सिटीज दे सकते थे, कराची को वो रोजगार दे सकते थे, कराची को सीवरेज सिस्टम दे सकते थे, कराची को वो वहां पे जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं जहां पे मतलब करप्शन हुई वो करप्शन को रोक सकते थे, वहां की रोड्स अच्छी हो सकती थी, वहां पे लोगों को बेहतर रोजगार के मौके मिल सकते थे, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो सकती थी अगर उन जैसा ईमानदार बंदा पॉलिटिक्स में होता। तो नो डाउट कि उन्होंने जो वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो जस्ट वेलफेयर तक रहे तो उन जैसे लोग, अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे लोग, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन जैसे लोग पॉलिटिक्स में होने चाहिए। ईमानदार लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे, दर्द रखने वाले, अवाम का दर्द रखने वाले, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी वजह के लोगों की खिदमत करते हैं, तो जब वो आके अपना इक्तदार संभालेंगे, गवर्नमेंट का बजट यूटिलाइज करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो अवाम की बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कर सकेंगे। चलें, आपकी टीम से अली मुख्तार चौधरी साहब मुझे नजर आ रहे हैं, तो उनको वेलकम करते हैं शो में। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि अली मुख्तार चौधरी साहब को फोकस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अली मुख्तार। कदीर भाई, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं, तो प्लीज कुछ बोलिए, हमारे व्यूअर्स आपको भी सुनना चाहते हैं। वहीद भाई, एक्चुअली मैं थोड़ा आउटसाइड एरिया में हूँ, यहाँ पे कनेक्टिविटी का मसला हो रहा है। आपकी बातें मुझे आधी कहाँ सुनाई देती हैं, आधी नहीं देती। तो कहाँ पे हैं आप इस वक्त? मैं एक्चुअली मैं हबको पे हूँ, यहाँ पे बलूचिस्तान का एरिया है ना। चले माशाल्लाह, रोजगार के सिलसिले में आना हुआ होगा यकीनन। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी सही। का मसला हो रहा है। अच्छा, आपकी आपसे प्रॉपर सवाल ये बातें मैं है सुन कि नहीं पा रहा। जी जी जी, आपसे सवाल ये है कि जी
रोजगार के सिलसिले में तो आपको अक्सर बाहर रहना पड़ेगा, तो फिर अहमद पुरलम्मा के मसाइल हल करने में आप क्या किरदार अदा करेंगे? असल में फिलहाल मैं टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ आया हूँ, परमानेंट बेस पे नहीं आया। सही। तो आपको पता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इलेक्शन में, या आप किसी वार्ड से, अगर वार्ड वाइज इलेक्शन होते हैं, आप किसी वार्ड से जीत जाते हैं, तो आप हेलो, शहर में रहेंगे या आप अपनी मुलाजमत पर वापस चले जाएंगे? नहीं नहीं वहीद भाई, यहाँ पे मेरी कोई परमानेंट जॉब नहीं है। मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हुआ हूँ, तो कुछ अर्से का प्रोजेक्ट है, उसके बाद रिटर्न मैंने अहमद पुरलम्मा ही आना है। सही। तो वापस आकर शहर की खिदमत करने का इरादा है? हाँ इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल ऐसा ही प्लान है। माशाल्लाह, अभी जज्बा मेरे तो साथ बहुत अच्छा है। कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। सबके साथ यही मसला है जी, हमारा प्रोग्राम शुरू में भी डिस्कनेक्ट रहा है। तो अली मुख्तार चौधरी की तरफ आते हैं। वेलकम बैक अली मुख्तार। सर वीद भाई कैसे हैं? जबरदस्त, अल्लाह का करम है। अली मुख्तार साहब, आपसे भी वही सवाल होगा कि क्या आपका ताल्लुक सियासी खानदान से? हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। नहीं, सियासी खानदान से तो नहीं है, लेकिन अब कोशिश है। सियासत में आने का क्या जवाब है आपके पास? क्यों आना चाह रहे हैं आप सियासत में, देखें जबकि जी, आपकी टीम पहले गैर सियासी थी, फिर अचानक से सियासी हो गई? इस बारे में थोड़ा सा आप अपने बयान में वजाहत फरमाएं। वहीद भाई बात ऐसे है कि सियासी और गैर, ये मेरे ख्याल में जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं सिलेक्टेड ही देख रहा हूँ अहमद पुरलम्मा में। चंद घर हैं जो इलेक्शन में चेयरमैन बनते हैं, वाइस चेयरमैन बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नौजवान, ये जरूरी नहीं है कि हम में से कोई हो, अहमद पुरलम्मा से एनीवन, कोई भी नौजवान, हम उसके साथ हैं। बेशक, ये हमारा मिशन है। बेशक। सर, सवाल अधूरा रह गया है कि अपनी टीम के बारे में रिजवान साहब ने तो बता दिया है, आप भी थोड़ा सा बता दें कि शेख साहब, असल में वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। वो मैं हमारा जो है ना, वो एक जी टीम है, तो जाहिर सी बात है नहीं जो एजेंडा हमारा सर, टीम का होगा मुत्तहिद तौर पे, तो जो मतलब कि अगर मैं अली लीड। मुख्तार साहब से ये जानना चाह रहा हूँ जी। कि आप एपीएल यूथ का हिस्सा कैसे बने थे? इन्होंने आप पर मेहनत की थी, या आप हम्म, डायरेक्ट इससे मुतासर होकर आए थे? नहीं, एक्चुअली मेरा पूछने का मतलब ये है। मैं इनसे मुतासर हो गया था। इनसे क्या, आप सबसे, आप सभी थे, आप भी थे उसमें। जी बिल्कुल। खैर बहरहाल, इस वक्त हम लाइव की बात करते हैं। तो अच्छा, खैर, अगर आप लोग इलेक्शन लड़ना चाहें, अगर आप लोग इलेक्शन में आना चाहें, तो आपके नजदीक वोटर ज्यादा अहमियत का हामिल है, या जो है वोट आपकी नजर में ज्यादा अहमियत का सर हामिल है? आप वोट को जाहिर ज्यादा सी बात है अहमियत कि देंगे या वोट को ज्यादा अहमियत देंगे? जाहिर सी बात है कि हम वोटर को अहमियत देंगे, क्योंकि वोट तो एक दिन के लिए है, लेकिन वोटर हमारी जो उनका रिश्ता है वो हमारा नस्लों का है, कि वो हमारे साथ हैं, अहमद पुरलम्मे के लोग हैं, हमारे हमसाए हैं, हमारे शहरदार हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं। उनके लिए तो हम नॉन पॉलिटिकल भी काम कर रहे थे, तो पॉलिटिकल भी अगर हम होंगे, हम जीतें हारें, हम उनके साथ खड़े होंगे, और उनके दुख दर्द में हम उनके साथ स्टैंड करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम उनकी खिदमत करते रहेंगे, और शहर की खिदमत ही हमारा अज़म है, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो वोटर हमारी जान है। इलेक्शन में तो बहुत पैसा खर्च किया जाता है जी। इलेक्शन में सियासतदान जो है बेबहा पैसा इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों की टीम यंग है, एनर्जेटिक है, लेकिन जाहिर है कुछ लोग आपके जॉबलेस भी होंगे। तो इलेक्शन में पैसे के बगैर आप लोग कैसे सरवाइव करेंगे? सर यही तो चीज़ हमने चेंज करनी है। मतलब कि ना, हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है, लैंड क्रूजर देख के, डेरे पे देख के, हमने बिरयानी चलती हुई और मिठाई चलती हुई, बोतल चलती हो, थाने में असर रसूख हो, मतलब इस तरह की चीज़ें हो, तो हम उनके साथ जाते हैं। और अगर किसी के पास पैसा नहीं है, जो गरीब आदमी है लेकिन वो ईमानदार है, और मतलब कि अपना बजट सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता है ईमानदारी से, तो हम उसको वोट नहीं देते। तो यही कल्चर हमने चेंज करना है। हमने कहना है कि हम यही हैं, गरीब हैं जैसे भी हैं, मतलब हम यही हैं, आप खुद से आएँ चल के। हम रक्शे पे भी उनको नहीं ला सकते, हम बैनर्स भी नहीं लगा सकते, हम मतलब कि उनको चाय भी नहीं पिला सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें ये मौका ज़रूर देंगे कि वो डेरे की सियासत से हटें
और मतलब कि गरीब बंदों को इलेक्ट करवाएं ताकि उनका जो वोट है उसका जो फ़ायदा है वो उनको हो, और वो किसी भी वक्त हमारे पास आए, हम उनके काम करवा सकेंगे, उनके बजट को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ईमानदारी से उनका बजट लगाएंगे, जो उनके मसाइल होंगे वो हल करवाएंगे। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो वो अपने बच्चे को खड़ा कर दें इलेक्शन में, हम उसके साथ सपोर्ट करेंगे। मेरा पूरी फैमिली और मेरा पूरा खानदान जो मेरे साथ है वो सारे वोट में उनको लेके दूंगा। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ही इलेक्शन में आऊं या मेरी टीम ही आए, मेरी टीम के पैनल से कोई भी आ जाए, हम उसको इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे और उसकी पूरी हेल्प करेंगे कि वो इलेक्शन विन करे। और ये मतलब पैसे वाली सियासत हमने खत्म करनी है, मतलब बिरयानी की प्लेट वाली सियासत, ये आपको भी नारा पता ही है कि मतलब जो चलता रहा है, तो बिरयानी की प्लेट वाली सियासत खत्म करनी है हमने। हम पैसा नहीं सही इस्तेमाल सही, करेंगे, हम माशाल्लाह ईमानदार अच्छी सोच है। हैं। अच्छा, इलेक्शन इलेक्शन में जो है मेरे पास अगला सवाल है आपके लिए। जी जी। आपको क्या ऐसा लगता है कि हमारे शहर के जो सियासी खिदमतगार हैं उन्होंने अब तक ऐसा क्या नहीं किया कि जिसकी वजह से वो काम अधूरे छोड़ गए, या वो उन्होंने काम ही नहीं किया जिसकी वजह से आपको आना पड़ रहा है? मेरे ख्याल से सर इसका बेहतर आंसर तो आप भी कर सकते हो। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे बताएं हमारे शहर में जो कचरे की सूरत हाल है कैसी है। आप जिस टाउन में रहते हैं उसमें क्या सूरत हाल है, उसके लिए आप खुद भी स्ट्रगल कर चुके हो, आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी, मेरे कचरे की सूरत हाल देख लें, गर्ल्स मेरे कॉलेज बस नहीं में है हमारे जो कुछ पास, था हायर सेकेंडरी मैंने स्कूल नहीं है हमारे पास, पार्क, फैमिली पार्क नहीं है हमारे पास, मतलब कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे जो लोग हैं वो मंशियात के आदी हो रहे हैं, मंशियात की रोकथाम के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है यहाँ पे। मतलब ये सारी चीजें आप भी जानते हैं इन चीजों को, और यही काम वो नहीं कर सके तो जाहिर सी बात है हमें जरूरत महसूस हुई कि हमें आना चाहिए और इसको चेंज करना चाहिए। एज अ सिटीजन मेरे पास जो पावर्स थी मैंने वो इस्तेमाल करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल मुझे सही। इस बारे में ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है, आवाम को खुद ही बेहतर पता है इस जाहिर बारे सी में। बात है, ये एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें जरूरत इसलिए महसूस हुई, वो हर सिटीजन अंडरस्टैंड कर सकता है। सही। चलें जी जी, हम बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की जानिब। तो कम्युनिटी जी। डेवलपमेंट और तालीम की कितनी ज़रूरत है हमारे शहर को? सर जाहिर सी बात है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ कि हमारे हुनरमंद लोग होंगे तो हम खुशहाल होंगे। और कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से मतलब काम करना चाहिए। एक हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया था जो इमरान शाकिर साहब की मेहरबानी से और उनकी जो टीम थी उनकी मेहरबानी से, तो उसके बाद वो बिल्डिंग ना होने की वजह से वो चला गया, तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस था। और तालीम के हवाले से जैसे मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, बॉयज़ हाई स्कूल को, गर्ल्स कॉलेज के लिए काम करना चाहिए हमें, और उसके अलावा बॉयज़ कॉलेज के लिए भी काम करना चाहिए। तो एजुकेशन तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है ना, आजकल कंपटीशन का दौर है कि आजकल आपको रोज़गार तालीम के बगैर मिलता ही नहीं। तो हमारी एक्सेस क्या है कि हमारी जो बच्चियाँ या बच्चे मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सादे के बाद नहीं जाते कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में वो नहीं अपनी फीस अफोर्ड कर सकते, तो जाहिर सी बात है वो फिर वहाँ पे जाके वो अपनी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते और डिसकंटिन्यू हो जाती है उनकी। और फिर वही है कि वो तालीमी मैदान में जब आगे नहीं बढ़ते तो रोज़गार में भी वो आगे नहीं बढ़ते। तो इसकी बुनियादी जो ज़रूरियात हमारी यहाँ की हैं वो कॉलेज हमारे लिए ज़रूरी है, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी। और अगर वो नहीं हो सकता, कम से कम इमीडिएट बेसिस पे हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा ज़रूर हमें दिलवाना चाहिए गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल को। और जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ, हुनरमंद हमारे होने अप्रेंटिस या डिप्लोमा साल, 1.5 साल, 2 साल का ज़रूर होना चाहिए। हमारा जो इंडस्ट्रीज है सही। हमारे पास, उनको करवाना चाहिए। अगर इलेक्शन वार्ड वाइज होते हैं तो आप किस वार्ड से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे सर और क्यों? ये जरूरी नहीं, ये डिसाइड होगा, जाहिर सी बात है मैं अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ूंगा। और मेरा तो जो मिशन है वो यही है कि मैं नौजवान रेडी कर दूं। मैं इलेक्शन में नहीं आना चाहता, अगर इंतहाई ज़रूरत हुई तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन मेरा मिशन ये है कि हमारे जैसे नौजवानों की टीम तैयार हो और हर बंदा हर घर से अपने अपने वार्ड से इलेक्शन लड़े, ईमानदार हों, अपने मसाइल को खुद हल करें, किसी के पास जाने की या किसी के आगे हाथ फैलाने की उनको ज़रूरत ना पड़े, वो खुद इस काबिल हों कि वो अपने मसाइल हल कर सकें। तो मेरा तो मिशन यही है कि मैं खुद इलेक्शन बेशक ना लड़ूं, लेकिन हम नौजवान ऐसे तैयार कर दें कि वो शहर की खिदमत का जज्बा रखते हुए ईमानदारी से काम करें और इलेक्शन में इलेक्ट होकर हमारे लिए खिदमत करें। अच्छा, चले, वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। आपने इंतखाबी जी निशान के बारे में कुछ सोचा? सर, कैसा इंतखाबी निशान रखना चाहेंगे? इंतखाबी निशान के बारे में अभी तक कोई ऐसी चीज़ हमने जो है ना वो डिसाइड नहीं की, तो वो इंशाल्लाह जो भी होगा वो देख लेंगे उसको बाद में। इस वक्त हमारे शहर के नुमायां चैलेंजेस क्या हैं? सॉरी। इस वक्त हमारे शहर के नुमायां चैलेंजेस क्या हैं?
सर जाहिर सी बात है, चैलेंजेस यही हैं कि अवाम जो एक मौरूसी सियासत पे और पैसे की सियासत पे अटकी हुई है, और वो ये भी देख चुके हुए हैं कि जो नए लोग आते हैं वो इलेक्ट होके फिर उनको लिफ्ट नहीं करवाते। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं कि हम आवाम को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, और किस तरह उनके मयार पे पूरा उतर सकते हैं। तो हमारे लिए चैलेंजेस यही रहेंगे कि आवाम को मोटिवेट करना है, उनको ये समझाना है कि मौरूसी सियासत से निकलें, पैसे की सियासत से निकलें, और आवाम की खिदमत का जज्बा जिन जिन लोगों में है उनको सपोर्ट करें ताकि वो ऊपर आके आपकी खिदमत कर सकें। सही। तो इस बारे में आपने अपने इलेक्शन में आने के लिए अपनी टीम को भी एतमाद में लिया या नहीं लिया? सर जाहिर सी बात है, हम एक टीम है तो हमारा डिसीजन जो भी होता है वो टीम के साथ ही होता है, और हमारी पूरी टीम एग्री है कि आपने इलेक्शन में आना है और आवाम की खिदमत करनी ही है। मतलब कि हम जो लोग भी हैं हमारे साथ, बेरोज़गार लोग भी हैं, कुछ जॉबलेस हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हर बंदा अपनी जेब से पैसा नहीं लगा सकता। तो जो हमारा पैसा है गवर्नमेंट का, मतलब कि टैक्स की जो कलेक्शन होती है, वो पैसा अहमद पुलम्मे पे लगे, तो वो तभी लगेगा जब हम सब लोग मतलब कि इलेक्ट होके आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे, पावर को इस्तेमाल करेंगे, तो वो लगा सकेंगे हम। अदरवाइज फिर यही है कि कुछ अरसे के लिए लोग आते हैं, उठते हैं, काम भी करते हैं, खिदमत का जज्बा भी होता है, उसके बाद जब वो खिदमत का जज्बा मान पड़ जाता है तो लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं, वो अपनी बिजी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो जब कुछ ईमानदार लोग तैयार हो जाएंगे जो इलेक्ट होकर ईमानदारी से काम करेंगे, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। आपने अपने वोटर्स पर काम करना शुरू कर दिया या नहीं, या अभी इलेक्शन की तारीख का इंतजार कर रहे हैं? सर हम लोग, यही हमारा काम जाहिर है कि जो हमने छोटे तैयारी छोटे तो काम पहले से किए करनी हैं, पड़ती है ना। मैं वही कह रहा हूँ, जो हमने छोटे छोटे काम किए हैं वही हमारा काम है। और आज अगर हमने अनाउंस किया है कि हम पॉलिटिकल हैं, जो हम 2 से 3 महीने पहले अनाउंस कर चुके हैं, तो ये हमारी तैयारी है और हमने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। बाकी अब आवाम पे हम फैसला छोड़ते हैं कि वो कितना हमारा साथ देते हैं। चलें, आपको क्यों लगता है कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे? यहाँ पे हालांकि इतने बड़े सियासी कायदीन मौजूद हैं, राना मसूद मजीद खान हैं, सैयद साजिद मियाँ हैं, हमजा शाह साहब है, मियाँ हसन अनवर शेख साहब है, महमूद शाह साहब है, आम आदमी ग्रुप से हाफिज ताहिर उस्मान साहब हैं। इतने बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको क्या क्या चीज ऐसा महसूस कराती है कि आप जीत जाएंगे? सर जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हमारा अज़्म, हमारी ईमानदारी, और लोगों में हमारी मकबूलियत। मतलब गरीब आवाम के लिए जो हमारा जज्बा है ना, तो अल्लाह पाक से हमारी जो मदद है वो इसी जज्बे की, मतलब कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। तो हमारी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है, और अल्लाह पाक पे हमें पूरा ईमान है कि अल्लाह पाक एक ईमानदार लोगों की मदद करता है, और हमारी नीयत साफ़ है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे, हमारा ईमान है। अच्छा, आपके इक़्तिदार में आने से अहमद पार्लियामेंट में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हो जाएगा या ऐसा ही चलता रहेगा? जी आपके इक़्तिदार में आने से अहमद पार्लियामेंट में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हो जाएगा या नहीं? सर जाहिर सी बात है, हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत ख़राब है, और इस पे हम लोगों ने मेहनत की। किले का कचरा आपने मिलके ही हमारे साथ मतलब एफर्ट करके वो उठवाया, और उसके अलावा भी आपने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के बैक साइड पे जो दाता शेख कॉलोनी का कचरा था वो भी उठवाया। तो जब हम इक़्तिदार में आए बगैर इतना काम कर सकते हो, तो हम इक़्तिदार में आके इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। गुड, माशाल्लाह। आप लोग अब क्यों चुप हो गए? अब आपको किस सॉरी चीज ने काम करने से रोक दिया है? आजकल आपकी टीम की कोई सर, एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मतलब एक्टिविटीज़ ऐसे ही होता है, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि थोड़े बहुत किसी के पर्सनल इश्यूज भी होते हैं जिनमें वो मतलब कि बिजी हो जाए। जैसे अब्दुल कदीर है, वो कराची गया हुआ है, और मैं हूँ थोड़ा सा, मैं भी बिजी था। लेकिन ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, हम अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने उनके ऊपर अपनी मतलब जो छोटे मोटे काम है वो हम कर रहे हैं, जो हाईलाइट नहीं हो रहे इस वक्त पे। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स का वही है कि वो फंस जाते हैं। मतलब हम लोग 2-3 प्रोजेक्ट्स के लिए गए, गली की टफाइल का इशू था, एक सेवरेज का इशू था, उसके लिए हम एसी साहब के पास गए, उसका फॉलोअप भी किया, लेकिन अभी तक नहीं हो सके वो। तो इसी तरीके से मतलब छोटे मोटे काम हैं वो चल रहे हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स उन पे काम जो है वो रुका हुआ है थोड़ा सा। तो बजट के भी कुछ इश्यूज हैं कि वो बल्दिया वालों को भी बजट नहीं मिल रहे, जिनकी वजह से वो रुका हुआ है थोड़ा काम।
अहमदपुर लम्हा के लिए आपको क्या लगता है कि कैसा लीडर होना चाहिए, कैसा यार मैं लीडर माजरत चाहूंगा, मेरी कॉल बार बार खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाती है यहाँ पे। चलें जी, कदीर साहब से रब्ता जी मुनक़ता हो गया। जी 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 रिजवान साहब, आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अहमदपुर लम्हा में अ, मेरा सवाल था कि आपको क्या जी। लगता है कि कैसा लीडर जो है वो अहमदपुर लम्हा के लिए डिजर्व करता है, अहमदपुर खुद क्या डिजर्व करता है कि कैसा लीडर होना चाहिए उसके लिए? सर अहमद पुलम्मे के लिए वो लीडर डिज़र्व करता है जो अहमद पुलम्मा की आवाम का खिदमत का सिर्फ नारा ना लगाए, एक्चुअली में वो उनकी खिदमत करे। और वो उनकी खिदमत क्या है, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ, तालीमी मैदान में उनके लिए हेल्प करे। जो कॉलेज है वो बनवाना है, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, कम्युनिटी कॉलेज अगर कोई बन जाए, यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई बन जाए, कोई हेल्थ की अपग्रेडेशन हो जाए, यहाँ पे कोई इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस यहाँ पे बन जाए हमारे हॉस्पिटल में। उसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से काम हो जाए, उनके रोज़गार का कोई बंदोबस्त हो जाए, मतलब वो हुनरमंद अफराद हम पैदा कर दें। तो यही हमारी बुनियादी ज़रूरियात है, कचरा यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो इनके लिए सिर्फ दावे ना करे और अमली तौर पे इनके लिए काम करे, एफर्ट करे, दिन रात एक करे और घर से आवाम के लिए निकले, सिर्फ घर में बैठ ना जाए। मतलब अगर आवाम उनको मिलने के लिए जाए तो ये ना कहते कि वो घर पे नहीं है, बल्कि उनके साथ चले, उनके मसाइल में। अगर रात को 2-3 बजे भी कोई कॉल करे, कोई किसी को मिलने के लिए आए, तो उसका मसला हल हो या ना हो, लेकिन उसके साथ ज़रूर चलना चाहिए। आवाम का दर्द रखने वाला लीडर हो और किसी के सामने भी मतलब कोई कंप्रोमाइज़ कोई ना करे, मतलब लड़ाई झगड़ा किसी के दरमियान ना डलवाए, उनके लिए मतलब कि उनको जोड़ के रखे, यूनिटी रखे, हमारी एक इम्पोर्टेंस बनवाए, हमारे लोगों की इज्जत बनवाए, अहमद उलमा के लिए काम करे। तो यही लीडर की क्वालिटीज होनी चाहिए। चेयरमैन में किन खासियतों का होना जरूरी है? नहीं, एक एक मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही वही साहब। अच्छे चेयरमैन आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। नहीं हो पा रहा। हेलो जी जी, अब बोलें, रिजवान अब साहब, आवाज़ आवाज आई है आ मुझे। रही अब आवाज़ आ रही है मुझे, पहले नहीं आ रही थी। सवाल ये था कि एक जी जी। अच्छे चेयरमैन में किन खासियतों का होना जरूरी है? हमें कमेंट सेकंड पे पढ़ते हैं कि हमारे फेसबुक पर लाइव देखने वाले दोस्तों में से शामिल हैं इस वक्त मुश्ताक अहमद साहब, नोमान राव साहब, मलिक आशिक परवाना साहब। मलिक आशिक परवाना साहब का कमेंट है जी कि एपीएल को तहसील से यूनियन काउंसिल बनाने के कौन लोग जिम्मेदार हैं? रिजवान साहब, आप कमेंट इसमें देख पा वही रहे है, हैं?
जी मैं देख रहा हूँ एपीएल को तहसील से यूनियन काउंसिल बनाने के कौन लोग जिम्मेदार हैं, जी ये जी जी, क्वेश्चन है उनका। ये आप जवाब जी देना जी, चाहेंगे? आप इस बारे में क्या समझते जाहिर हैं? सी बात है मैं इन चीज़ों के अंदर मतलब कि नहीं गया और ना मुझे पता है कि यूनियन कौंसिल किसने बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाउन कमेटी दोबारा से बहाल हो चुकी है। तो वो कौन लोग जिम्मेदार थे या कौन नहीं है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि अब हमें पास से निकल आना चाहिए कि माजी में जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अहमद उलमा को कैसे बेहतर करना है, कैसे एक बेहतर ट्रैक पर डालना है, तो हमने ये डिसीजन लेना है। तो इसके हवाले से आप हमारी फ्यूचर प्लानिंग को आप मतलब कि हमसे कोई क्वेश्चन करें, हमारे जो आइडियाज़ हैं या हमारा जो मंशूर है उसके बारे में बात करें, या हमें कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि हमें कैसे काम करना है। तो हम फ्यूचर की बात करें, पास्ट को अब हमें छोड़ दें क्योंकि उसको हम बदल नहीं सकते। कि अब हम ये नहीं कह सकते कि वो यूनियन काउंसिल क्यों बनी थी और कैसे हुआ। तो हम फ्यूचर के लिए ज़रूर बात करेंगे। मलिक आशिक साहब मेरे जी, टीचर हैं, हमें उनके दोबारा से एहतराम स्ट्रगल दिलाएंगे। करनी चाहिए, हमें इसका जी स्टेटस बहाल करवाना चाहिए जी इंशाल्लाह। जी, कोशिश करेंगे, टाउन मिलजुल कमेटी कर तो काम बहाल करेंगे। हो चुकी है, टाउन कमेटी तो बहाल हो चुकी है। बचपन में और हम एक कहानी पढ़ते आए थे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जी 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 जो जी जी कि जी जी, अगर हम लोग सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाहिर सी इकट्ठे बात है। कदम बढ़ाएंगे। और एग्जैक्टली अगर अलग-अलग टुकड़ों में बँटकर काम करेंगे तो फिर उस काम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम बिल्कुल अपने सही कह रहे बकिया दोस्तों की जानिब बढ़ते हैं कि अदनान गिल साहब हमें देख रहे हैं। हैं। जी वेलकम अदनान गिल जी, साहब टू बी खोकर। अदनान गिल साहब कह रहे हैं कि जो निशान का मिलकर सोचेंगे रहमानियंस। इंशाल्लाह तो ज़रूर। मतलब टीम एपीएल यूथ के बैकअप पर रहमानियंस भी हैं। बेशक हैं, बेशक हैं। बहुत शुक्रिया मेरी रहमानियंस टीम का, राव बहुत राव शुक्रिया। जी, अब्दुल जी। मालिक साहब हमें देख रहे हैं सऊदी अरब से। असद राना साहब देख रहे हैं। राव शकील साहब ने कहा है कि जो रोडा मेरी जान है, इस तरह के प्रोग्राम में चवली नहीं मारते। जी, कोई बात नहीं, रोडा जो है वो एक्चुअली उनका निकनेम है, उनका नाम अली मुख्तार चौधरी है और वो टीम एपीएल यूथ के जो हैं लाडले मेंबर हैं। जी, जी, सदर बिल्कुल। साहब के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने इस बात का एतराज़ नहीं किया, तो हम और आप कौन होते हैं शकील साहब? तो ये वॉइस ऑफ एपीएल के एडमिन जो है वो कह रहे हैं कि हमारा सवाल भी इस टॉक शो में करें। जी, आपका सवाल अभी जी, सामने नहीं जी, आया, जी। तो अगर आता है तो ज़रूर सवाल करता हूँ। ज़ीशान साहब कह रहे हैं जी वेल डन बॉयज़, और एहसन खान हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं जी। अच्छा, इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चलूँ रिजवान साहब कि क्या जी। आपको बैकअप पर सपोर्ट भी है किसी पॉलिटिकल पार्टी की? मैंने पहले जमात इस्लामी का नाम लिया, पीपल्स पार्टी का नाम लिया। इसके अलावा कोई मतलब आज़ाद उम्मीदवारों में से तो किसी की सपोर्ट हासिल नहीं है आपको फिलहाल, सर या ना अंदरूनी सपोर्ट देना चाह रहे हैं? सर ना हमने किसी से इल्हाक करना है, और ये आपको नज़र आ जाएगा। मतलब जब टाइम आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे नौजवान हमारे ऊपर एतमाद करें और नौजवान आगे आएँ। हमने किसी के साथ इल्हाक नहीं करना, हमने कोई 1 साल की सियासत नहीं करनी, या हमने कोई इसी साल में इलेक्शन लड़के और उसको ख़त्म नहीं कर देना अपनी पार्टी को। हमने न्यूट्रल रहना है, अगर हार-जीत मुकद्दर है, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम न्यूट्रल रह के, आज़ाद रह के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का के साथ स्टैंड ना लेके हम इलेक्शन विन करें और फिर अवाम की खिदमत करें। मतलब कि हमने किसी के साथ कोई यानी इल्हाक ना करने का सोचा है, ना हमें किसी की सपोर्ट है और ना होगी इंशाल्लाह। यानी इस बार इलेक्शन में आप अपना पूरा पैनल पेश करेंगे। अगर वार्ड वाइज़ इलेक्शन इंशाल्लाह, हुए तो वार्ड बनेंगे, उसमें आपके मेंबर्स भी शामिल होंगे, इंशाल्लाह, इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेंगे। पूरा पैनल होगा। बिल्कुल एपीएल यूथ टीम माशाल्लाह, का इंशाल्लाह पूरा पैनल होगा इंशाल्लाह। मतलब आपकी टीम की वर्थ अच्छी हो गई है। बेशक, बेशक, बेशक। ज़ीशान रज़ी वॉइस साहब ऑफ ने एपीएल कमेंट का किया। जी, वॉइस ऑफ एपीएल का क्वेश्चन ले लें आप। वॉइस ऑफ पेपर का क्वेश्चन एक्चुअली मुझे सामने आ नहीं रहा, तो अगर कोई जी, क्वेश्चन बहुत आता शुक्रिया है मैं ज़िशान उनको। साहब, बहुत शुक्रिया ज़िशान साहब, मेरे मतलब के बहुत अच्छे दोस्त, मेरे भाई एपीएल यूथ टीम का जो पार्ट हैं, और माशाल्लाह बहुत शुक्रिया ज़िशान भाई, बहुत शुक्रिया। जी, दोबारा से एक और कमेंट आया है अदनान गिल साहब का, इस डर से ना लड़ा जाए कि जीतेंगे नहीं, हारेंगे तो हार पक्की है, बी पॉजिटिव, लड़ेंगे तो जीतेंगे। बिल्कुल, जी बहुत शुक्रिया बिल्कुल, अदनान भाई, गुमान अच्छा होना चाहिए, गुमान अच्छा बहुत शुक्रिया, रखेंगे तो आगे भी कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। नुमान राव साहब इंशाल्लाह कह ये रहे मेरे हैं। छोटे भाई हैं जी, छोटे भाई हैं, नुमान भाई सऊदीया बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, माशाल्लाह जी। असद राना साहब फरमा रहे हैं जी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो ले लें। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम की बात करें जी हसन साहब, आखिर ताना मार ही दिया। सर आप लोग आए ना, आप लोग चेंज लाएंगे तो हम अच्छा नेटवर्क लेके आएंगे। सर बस मैं वही साहब फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा अवाम से, मैं थोड़ा सा मतलब कि वही बात है कि मैं उनको एक मौका प्रोवाइड कर रहा हूँ।
मैं ये एक सवाल रखता आया हूँ। जी। जी 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 जी। जी, आप बात मुकम्मल कर लें। मैं यही कह रहा हूँ कि अवाम को हम यही कहेंगे वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, हमारे ऊपर एतमाद करें और अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें कि नौजवान जो हैं वो चेंज लेके आएंगे। नौजवान जो हैं वो किसी भी कौम का असासा होते हैं। तो अहमद पुल्लम्मे ने हमें बहुत कुछ दिया है, मतलब हम पढ़ लिख के अगर किसी मुकाम पे पहुंचे हैं तो हम अपने अहमद पुल्लम्मे की खिदमत करें। जी और बिल्कुल वो बिल्कुल, खिदमत, हमारे शहर का हम जी, पर हक है तो मतलब यही है कि और हमारा अहमद भी पुल्लम्मे फर्ज की है। आवाम, जी जी जी, अहमद पुल्लम्मे की आवाम इस बात को समझे, सोचे कि पढ़े लिखे बाशऊर लोग जब तक ऊपर नहीं आएंगे वो यही सोचते रहेंगे कि हमने सियासत नहीं करनी तो चेंज नहीं आएगा। हमारी गलियां ऐसे ही रहेंगी, हमें कॉलेज नहीं मिलेगा, एजुकेशन में कुछ नहीं होगा, हेल्थ में कुछ नहीं होगा, रोजगार का कोई कुछ नहीं करेगा आपका, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब आप अपने काम का जज्बा रखेंगे, खुद करना चाहेंगे, तभी आपके काम होंगे। तो ये जज्बा हर इंसान में होना चाहिए, हर नौजवान में होना चाहिए और यूनिटी से काम करें, अलग अलग कोई यूथ ना बनाएं, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलें, अच्छे बुरे काम में, मतलब कि अच्छे काम में सपोर्ट करें और बुरे काम में उसको रोकें, लेकिन साथ ना छोड़ें, इकट्ठे होके एसएम चलें साहब का एक सवाल आया प्लेटफॉर्म पे। है। एसएम जी साहब का सवाल है कि कैसे सबको आप साथ लेके चलेंगे, प्लीज मेंशन करें इस बात को। मेरे ख्याल से सर उनका सारे, जवाब आ गया आपके, इसी बात में हाँ उनका जवाब तो आ चुका है। अगले जी सवाल की मैंने तरफ देख आते हैं। आजम मिशरी खान साहब ने जो है लिखा है कि अगर यूथ को जी चरसा फलाई काम करती फिर सियासत में आती। सर, मैं वही फिर ये वही क्या बात आ गई मशवरा है कि आपके लिए? मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसका आंसर कर रहा हूँ। आज़म मशहूरी साहब मेरे काबिल एहतराम हैं और मेरे बुजुर्ग हैं और शुरू से मेरे साथ रहे हैं। एपीएल यूथ टीम को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, उनकी बहुत मेहरबानी। उन्होंने, उनकी टीम ने, सईद जदरान साहब ने, अमजद रजा भाई ने, इमरान साहब ने, शहबाज मीरानी, जाम बिलाल साहब, मतलब जितने भी साफ़ी हैं सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमें। तो उन लोगों की मेहरबानी। तो आज़म साहब यही है कि फलाही काम हम कर रहे हैं। इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई, हम 1 साल करें, 2 साल करें, 3 साल करें, मकसद खिदमत है। हम एक दफ़ा अपना लोगों को ये मौका देना चाहते हैं कि वो 5 साल के लिए स्टक होके ना बैठें इस वक़्त, कि 5 साल का रोना ना रोएँ। एक दफ़ा हमें सपोर्ट करें और हम इलेक्शन में अगर विन करते हैं तो हम एक्चुअली में 5 साल का वेट करके ज़ाया नहीं करना चाहते 5 साल। हम इन्हीं 5 सालों में अहमद पुल्लम्मे के लिए कुछ ना कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ला के अच्छे तौर पे काम करना चाहते हैं और वो हम इंशाल्लाह करेंगे। जी भाई साहब। एक सवाल तो कर। निशान रजी साहब फरमा रहे हैं जी, अहमदपुर लम्मा की नौजवान तारीख बदल सकते हैं। इंशाल्लाह अहमदपुर लम्मा का मुस्तकबिल रोशन है।
और अब्दुल सलाम सुमरा साहब फरमा रहे हैं कि जी रिजवान भाई आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम भाई, बहुत जी शुक्रिया बड़े भाई। थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, पहले यार थोड़ी सी लेट है हम मैं लोग और फिर ये नेटवर्क का इशू बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम जाने से दिया। पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। नाज़रीन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं अपने भाइयों को एपीएल टीम यूथ को बजाते खुद ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अहमद बुल्लमा की आवाम को कहीं से तो बेहतरी की उम्मीद दिलाएं। आपकी टीम को लोगों में घुल मिल जाना चाहिए। आपकी टीम मेंबर्स जिस वार्ड से भी इंतखाबात में हिस्सा लें वहाँ मौजूद रहें और रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम को ये बावर कराएं कि आप कोई खलाई मखलूक नहीं है जो पलक झपकते में सब कुछ अच्छा कर लेंगे। अगर एक मौका आपको भी मिलना चाहिए। आवाम को चाहिए कि आपको सपोर्ट करें। हम कब तक अपने वोट कभी अनार को देते रहेंगे, कभी रोटी को देते रहेंगे, तो कभी किसी को। अब की बार ज़रा सोच लीजिए कि हमने कभी अहमद बुल्लमा के लिए वोट दिया है या फिर हमने हमेशा अपना वोट बेचा है। अभी भी वक्त है। शोर शराबा जलसे जुलूस का वक्त आने से पहले आराम से बैठ जाएं और कुछ वक्त अपने अतराफ जायजा लें। अपने बच्चों की तरफ देखें और आईने में खड़े होकर खुद को भी देखें। अहमद बुल्लमा के रास्तों को सोचें, गलियों को सोचें। थोड़ी सी देर की बात है, अच्छी तरह सोच समझ लें। वोट तो डालना लाजमी है ही, लेकिन वोट डालकर अपने ऊपर कहीं कोई बोझ ना लाद लीजिएगा। आखिरी फैसला अब भी आपका ही होगा। बतौर रहमतुल लम्हा का शहरी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि वोट एक अनमोल हैसियत की चीज़ है। इसकी बोली नहीं लगनी चाहिए। इसका ताल्लुक हमारे ज़मीर से है। इसका ताल्लुक हमारी इज्जतों से है। ये एक ऐसी चाबी है जो हमारे मुस्तकबिल का रास्ता खरा या खोटा कर सकती है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।